हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स फॉर द डे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक के तौर पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और हम लोगों ने उसके जनरल डिस्कशन को किया था। आज उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब किया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स के हैं। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। थोड़ा सा हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जांपल। लेट्स कंसीडर, हमने एक कंटेनर में प्योर वाटर लिया है और उस प्योर वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं। नेचुरल है, इसको जब हम लोग हीट करना शुरू करेंगे इट विल स्टार्ट वेपोराइजिंग। वेपोराइजिंग का मैकेनिज्म को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जब हम लोग वाटर को हीट करेंगे तो इसके अपर सरफेस में से वाटर के मॉलिक्यूल ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी एंड लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम वो वेपोराइज हो जाएंगे, वो ऊपर की ओर वेपर बनाना शुरू कर देंगे। लेट्स दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर। ये जो वेपर्स इक्विलिब्रियम की स्टेट में अपने लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं वही कहलाता है वेपर प्रेशर। ओके, ये वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में सभी लोग जानते हो, एनी सब्सटेंस व्हिच बॉइल्स मेक्स वेपर, और वेपर जो है वो कोई ना कोई प्रेशर बनाएगा, और जो भी प्रेशर वो क्रिएट करेगा, अगर प्योर स्टेट में हम किसी सॉल्यूट को मिक्स कर दें, लेट्स कंसीडर इस प्योर वाटर में हम लोगों ने सॉल्यूट मिक्स कर दिया है। लेट्स कंसीडर हमने डाल दिया है NaCl। तो NaCl के मॉलिक्यूल्स भी इस स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे। पहले ये वाटर्स के ही मॉलिक्यूल सिर्फ थे यहाँ पर, लेकिन अब इनमें जो है NaCl के मॉलिक्यूल्स भी स्पेस को ऑक्युपाई करना शुरू कर देंगे। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। सभी लोग देख सकते हो यहां पर NaCl के मॉलिक्यूल्स, सभी लोग जानते हो NaCl इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड इट विल नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग। और अगर ये वेपोराइज नहीं होगा हीट करने पर, नेचुरली इट विल नॉट फॉर्म वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। देयरफॉर यहां पर केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स ही वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो नेचुरली देख सकते हैं हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले के कंपैरिजन में लेस अमाउंट में वेपोराइज होंगे, और लेस अमाउंट में वेपोराइज होंगे देन इट विल क्रिएट लेस वेपर प्रेशर। इस कारणों से जब हम लोग किसी भी प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो इट काउजेज सर्टेन इफेक्ट, वो कुछ फिजिकल एंड केमिकल इफेक्ट्स को जनरेट करता है। तो यहां हम लोग फिजिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे। जो पहला फिजिकल इफेक्ट उसमें जनरेट किया, इसने वाटर के प्योर वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। इसलिए पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के तौर पर हम लोगों ने पाया, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाटर प्योर 100 सेंटीग्रेड पर बॉईल करता है और 0 सेंटीग्रेड पर फ्रीज करता है। लेकिन अगर इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो नेचुरल है ये अब सेम वेपर प्रेशर को जनरेट करने के लिए ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा इसको, जिसके कारण इसको बॉयल करने का टेम्परेचर वो हाई हो जाएगा। देयरफॉर सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड प्योर वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज कर जा रहा था, अब इसमें किसी तरह के सॉल्यूट को अगर हम मिक्स कर देंगे तो इट विल नॉट फ्रीज
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कोई ना कोई कमी आ जाएगी, वो घट जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो उस कमी आ जाने को हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो अराइज हुए ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। यही प्रॉपर्टी कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीनिंग क्या हुआ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच अराइजेस ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं एंड हम लोग इन सबको एक एक कर देखेंगे कि ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनसे रिलेटेड सभी तरह के ग्राफ्स और सभी तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का लो हो जाना, अभी हमने एग्जांपल के थ्रू देखा। अब इसको हम लोग टेक्निकली देखें कि कैसे वेपर प्रेशर लो हो जाता है, वो तो हमने एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा। नाउ विल ट्राई टू आइडेंटिफाई इट हाउ टेक्निकली वेपर प्रेशर गेट लोअर्स। राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, इस बात को हम लोग राउल्ट्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पीछे पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of the amount of solute and solvent present in solution। सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे, कांस्टेंट डालते हैं, तो इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम्स इक्वल टू P डिग्री इंटू x। अभी हम लोगों ने ये डिटरमाइन नहीं किया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, दोनों को या किसी एक को। एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला के तौर पर ये हम लोगों ने देखा, राउल्ट लॉ का ये एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जब भी हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में, जब भी किसी भी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं टू मेक अ सॉल्यूशन, तो हम लोगों ने पाया कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। वही कम होना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड वी विल ट्राई टू प्रूव इट थ्रू इक्वेशन। उस इक्वेशन के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन है। अब अगर हमने एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, जैसे यूरिया, सॉल्ट, शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, इस तरह की चीजों को हम लोगों ने मिक्स किया जो कि नॉन वोलेटाइल है, then naturally it will not help in making vapor pressure. Therefore vapor pressure of the solution will only be due to the solvent. जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट के लिए होगा। तो अगर हम लोग सॉल्वेंट को A कंसीडर करेंगे, देन इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P डिग्री A इंटू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड P डिग्री A पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। P डिग्री मैंने पहले भी बताया था, डिग्री को हम लोग जब यूज करते हैं तो वो प्योर स्टेट में किसी भी लिक्विड या किसी भी सब्सटेंस के वेपर प्रेशर को बताता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें, मूव इन टुवर्ड्स दिस, P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P डिग्री A अपॉन XA। और हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के इक्वेशन से देखा था, XA को हम लोग 1 माइनस XB भी लिख सकते हैं। इक्वेशन विल चेंज, P सॉल्यूशन इनटू P डिग्री A 1 माइनस XB।
पूरे इक्वेशन को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, एक्स बी को इधर शिफ्ट करते हैं, इसको उस साइड शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी डिग्री ए। यहां पर हम लोग पी सॉल्यूशन की जगह सिर्फ पी ए भी लिख सकते हैं, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की जगह पर हम लोग सिर्फ ए भी मेंशन कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा P डिग्री A अपॉन P डिग्री A माइनस पी ए एक्स बी। दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है वो सिग्निफाइज कर रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे? P डिग्री A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो नेचुरल है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिलाते हैं तो किसी भी दिए गए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो ये ग्रेटर प्रेशर और ये लोअर प्रेशर, इसको हम लोग जब माइनस कर रहे हैं इससे, तो इट शोज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो वेपर प्रेशर के लोअरिंग होने का इंडिकेशन है। और जब हम लोग प्योर वेपर प्रेशर के सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर से इसको डिवाइड कर देंगे तो इट सिग्निफाइज, दिस इक्वेशन सिग्निफाइज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव कहने का क्या सेंस होता है? हम लोग तुलनात्मक कर रहे हैं, और तुलनात्मक करने से मतलब होता है जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे से उसको कंपैरिजन करेंगे, देन इट शोज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दिस इक्वेशन शोज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन मानेंगे, और इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को लेकर आगे दो कंडीशंस हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, वन फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पहला केस हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए। फॉर आइडियल सॉल्यूशन हमने अभी क्वेश्चन देखा था, एक्स बी इक्वल्स टू पी डिग्री ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। दिस इंडिकेट्स द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं फॉर फर्दर, हम लोग अपने यूज के लिए इसको और फर्दर इक्वेट कर सकते हैं। एक्स बी हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स बी को हम लोग आगे भी फर्दर इक्वेट करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, और इसके वैल्यू को और भी दूसरे तरीके से हम लोग पुट कर सकते हैं। एक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल्स टू P डिग्री A माइनस PA अपॉन PA। अब अगर ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, याद होगा बच्चों हमने बताया था आइडियल सॉल्यूशन एक्सट्रीम डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। ये वैसे सॉल्यूशंस होते हैं जो थ्रू आउट द कंसंट्रेशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। देयरफॉर ये बहुत डाइल्यूट केस हैं। तो अगर डाइल्यूट केस हैं तो ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम रहेगा। तो इस केस में हियर NB इज फार फार लेस देन NA, देयरफॉर इसलिए NB कैन बी नेग्लेक्टेड। इसलिए हम लोग NB को इक्वेशन से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये टोटल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट काफी कम है, बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के कारण ही वो सॉल्यूशन आइडियल के तौर पर बिहेव कर रहा होता है, जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 1% 2% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम लोग इस सॉल्यूशन में से, इस इक्वेशन में से NB को नेग्लेक्ट कर दें तो हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं NB अपॉन NA इक्वल्स टू P डिग्री A माइनस PA अपॉन PA।
ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बना, और इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो NB और NA के वैल्यू को हम लोग यहाँ अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर NB और NA के वैल्यू को पुट कर सकते हैं। NB नंबर ऑफ मोल ऑफ B और NA नंबर ऑफ मोल ऑफ A। तो मोल इक्वल्स टू सभी लोग जानते हो मास अपॉन मोलर मास। हम लोग इसको मास अपॉन मोलर मास में भी इक्वेशन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और वहां पर एज रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। सॉरी, ये P डिग्री A है। ये WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA इक्वल्स टू P डिग्री A माइनस PA अपॉन P डिग्री A। पीछे ये डिग्री मैंने मेंशन करना भूल गया था। ये ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब इसको हम लोग एडजस्ट कर कर अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA इक्वल्स टू P डिग्री A माइनस PA अपॉन P डिग्री A। ये जो हमारा इक्वेशन बना, दिस इज द इक्वेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जहां पर WB मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, MA मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, MB मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड WA मास ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, mass of the solvent of present in that solution. P degree A, that is vapor pressure of pure solvent, PA vapor pressure of the solution divided by P degree A again vapor pressure of the pure solvent. इस केस में हम लोगों को कोई भी एक क्वांटिटी को पूछा जा सकता है और बाकी सभी क्वांटिटीज दी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग है। इसी के नेक्स्ट केस को हम लोग देखेंगे फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग किस तरीके से इक्वेट करेंगे। अब यहां देखेंगे स्टूडेंट्स, ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग कैसे इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। एक्स बी को हम लोग फिर से डिराइव करके लिखेंगे NA NB अपॉन NA प्लस NB P डिग्री A P डिग्री A माइनस PA। अब यहां ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कंपैरेटिवली हाई होता है, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट कंपैरेटिवली हाई होगा सॉल्यूशन में, देन ऐसे केस में हम लोग NB को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट NB फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से NB को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल है, अगर हम लोग NB को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में पूरे को हमको लिखना पड़ेगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेट्स चेंज द साइड। हम लोग इसके साइड को चेंज करते हैं, तो ये जब चेंज करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा P डिग्री A अपॉन P डिग्री A माइनस PA, और ये हो जाएगा NA प्लस NB अपॉन
NB। इसको हम लोग फर्दर इक्वेट करेंगे। यहां अगर हम लोग इसको कॉमन निकालें तो इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं P डिग्री A अपॉन P डिग्री A माइनस PA इक्वल्स टू NA बाई NB प्लस 1। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कॉमन हमने निकाल दिया, इसको इक्वेट करेंगे तो फिर से यही इक्वेशन आ जाएगा। ये 1 को इधर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, P डिग्री A अपॉन P डिग्री A माइनस PA, ये प्लस 1 है, इधर की ओर शिफ्ट होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, NA अपॉन NB। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, P डिग्री A माइनस PA अपॉन P डिग्री A, ये अगर हम लोग इसके साथ एलसीएम निकालते हैं माइनस, फिर ये हो जाएगा P डिग्री A प्लस PA अपॉन NA बाई NB। सिंपल है, P डिग्री A कैंसल हो जाएगा। ये जब कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ PA। तो ये हो जाएगा PA अपॉन P डिग्री A माइनस PA अपॉन NB बाई NB। इस इक्वेशन को हम लोग फिर शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स अदर साइड। इसके साइड को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा NB अपॉन NA इक्वल्स टू P डिग्री A माइनस PA अपॉन PA, और इसको हम लोग मोल को फिर से ब्रेक कर देंगे इनटू मास अपॉन मोलर मास, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA इक्वल्स टू P डिग्री A माइनस PA अपॉन PA। तो दिस इज द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग इस इक्वेशन को पुट करेंगे। आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंसेस को देखेंगे स्टूडेंट्स, वो डिफरेंसेस यहाँ है। आइडियल सॉल्यूशन में आइडियल इसलिए था क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें काफी कम था, तो जो भी प्रेशर था, वेपर प्रेशर था, वो ड्यू टू द सॉल्वेंट। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं तो वो वेपर प्रेशर में सॉल्यूट भी रोल प्ले करता है एंड इट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का पार्टिसिपेशन आ जाता है। देयरफॉर यहाँ पर देखेंगे PA है, जबकि आइडियल सॉल्यूशन वाले फॉर्मूला में आप लोग पीछे रिलेट कर देखेंगे यहाँ पर था P डिग्री A। So this is the difference and this is the required equation for vapor pressure of non-ideal solution। तो हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है व्हेनेवर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डाउन करता है, डिक्रीज करता है, वही है कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वेशन को हम लोग प्योर वेपर प्रेशर से रिलेट करते हैं तो वो कंप्लीट इक्वेशन बनता है, वो कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसमें पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना अभी मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, कैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो सकता है किसी भी दिए गए सॉल्यूशन का इन कंपैरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस बात को पहले हम लोग ग्राफिकली देखने का प्रयास करेंगे कि क्या मीनिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेट हो जाने का, और उससे पहले हम लोग समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो नॉर्मल बच्चों आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें एक कॉमन सा डिस्कशन, कॉमन सा डेफिनेशन पढ़ते होंगे। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सा वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी कोई भी सब्सटेंस बॉइल करता है। लेकिन अब इसको थोड़ा टेक्निकली हम लोग पढ़ेंगे।
बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू, वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। 1 atm को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं। तो जब किसी भी सब्सटेंस का, यहां हम लोग लिक्विड को कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर वाटर को जब हम लोग हीट करें और वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए और ये घटना जिस टेम्परेचर पर हो वही कहलाएगा उसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, देयरफॉर वी सेज दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इथेनॉल के लिए लोगे तो ये अराउंड 86-87 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 86 और 87 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लियर है बच्चों, ये एक नया कंसेप्ट है। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स कंसीडर ये हमारा टेम्परेचर का ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस पर हम लोग प्रेशर या वेपर प्रेशर को लेते हैं। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के तौर पर, हम लोगों ने कंसीडर किया है वाटर को। वाटर जब बॉयल करता है, अभी हमने बताया कि वाटर बॉयल करके जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? वो होता है 1 atm। लेट्स कंसीडर दिस इज द पॉइंट वेयर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं दिस इज 1 atm। ये 1 atm का ग्राफ है। तो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर। अब हम लोग रूम टेम्परेचर पर, लेट्स कंसीडर हमने रूम टेम्परेचर से उसको बॉयल करना शुरू किया। तो लेट्स कंसीडर रूम टेम्परेचर, दिस इज रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड का, वाटर का अपना कोई ना कोई प्रेशर रहा होगा, बहुत कम रहा होगा वेपर प्रेशर, लेकिन रहा होगा निश्चित। लेट्स कंसीडर उसका वेपर प्रेशर ये है, दिस इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज प्रेशर। ये पॉइंट हमने पता किया और धीरे धीरे हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते दिस इज 1 atm। टेम्परेचर को हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm को टच ना कर ले। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते लेट्स कंसीडर ये यहां टच किया, तो ये वाला पॉइंट दिस इज, यहां से दिस बिकम्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर बढ़ता गया 1 atm पर आया तो वो बॉयल करने लगा और वो हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हमने प्योर वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, लेट्स वाटर में हमने यूरिया मिक्स कर दिया, तो यूरिया या शुगर या सॉल्ट हम लोग मिक्स करेंगे तो सभी लोग जानते हो ऊपर से सॉल्यूट को मिक्स करने से प्योर वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो दिस इज द, लेट्स कंसीडर ये है वो डिक्रीज वाला पॉइंट जहां पे उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब उसी 1 atm को मेंटेन करने के लिए हमें इसको फिर से हीट करना होगा और अब थोड़ा ज्यादा हीट करना होगा ताकि ये जो वेपर प्रेशर का गैप आया है वो मेंटेन हो जाए। तो हम लोगों ने उसको हीट करना शुरू किया और हीट करने के कारण उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते लेट्स कंसीडर ये यहां की ओर आकर टच किया और ये पॉइंट ये टच किया एंड दिस पॉइंट बिकम्स 1 atm फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। अगर हम लोग इसको यहां से टच कराएं तो ये वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, लेट्स कंसीडर दिस इज 110 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया। तो ये टेम्परेचर इंडिकेट्स 1 atm, यहां पर भी इंडिकेट्स 1 atm। ये पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं दिस इज T डिग्री B, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट प्योर स्टेट।
और ये हम लोग इसको TB कंसीडर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो गैप आया, दिस गैप, यही गैप जो है इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे डेल्टा TB, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। कब चेंज आया? जब हमने एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करने के कारण उसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ गया। उस लोअर्ड वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, और टेम्परेचर को बढ़ाकर हम लोगों ने फिर से 1 atm के प्रेशर को गेन किया। तो टेम्परेचर के उस बढ़ने को ही हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों हुआ? ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। ये डिसॉल्व्ड सॉल्यूट जो था, जो हमने प्योर सॉल्वेंट में मिक्स किया, उसके कारण प्योर वाटर को फिर से बॉईल कराने के लिए उस सॉल्यूशन के कंडीशन में हम लोगों को ज्यादा टेम्परेचर लगा। तो इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग उसको सॉल्व करें डेल्टा TB, तो डेल्टा TB, डेल्टा मीन्स चेंज, और सभी लोग जानते हो चेंज को निकालने के लिए हायर को लोअर से हम लोग माइनस करते हैं। तो हायर हमारा है TB, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, माइनस T डिग्री B, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस इक्वेशन से सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं क्या चेंज आया। तो हम लोग यहाँ पर अगर कंसीडर करें 10 डिग्री इज द चेंज, बॉइलिंग पॉइंट का चेंज जो है वो 10 डिग्री पर आ गया। अब हम लोग इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तौर पर सॉल्व करेंगे। ये टेम्परेचर का चेंज क्यों आया, डेल्टा TB क्यों आया? ड्यू टू द डिसॉल्व्ड अमाउंट। ये यहाँ पर जो अमाउंट डिसॉल्व है सॉल्यूट का, उसके कारण हमारे बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया। और डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या इंडिकेट करता है? दिस एक्सप्लेन्स द मोलैलिटी। याद होगा मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोलैलिटी में हम लोग मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते थे, और मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते थे। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के मास को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स है, उसके कारण ये टेम्परेचर में चेंजेस आया। देयरफॉर दिस डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, सभी लोग जानते हो कांस्टेंट होगा, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू m, जहां पर वेयर KB इक्वल्स टू इसको एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। एबोलो ये एक लैटिन वर्ड है, और एबोलियो का लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है हाई टेम्परेचर, टू बबल अप। तो ये हाई टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, देयरफॉर ये कांस्टेंट का नाम पड़ गया एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और अगर हम लोग मोलैलिटी को सॉल्व करें, तो मोलैलिटी को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। और अगर हम लोग यहाँ kg में न रखकर ग्राम में रखें तो नेचुरल है डेल्टा TB इंटू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। This is the equation for elevation of boiling point। ये boiling point की elevation का required equation है, जहां याद रखोगे स्टूडेंट्स, डेल्टा TB is the change in the temperature, जिसको हम लोगों को केल्विन में मेंशन करना होता है न्यूमेरिकल्स में। तो चेंज जब भी निकालोगे, किसी भी यूनिट में निकालोगे, इट विल ऑलवेज बी सेम। अगर यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आ रहा है, हम लोग इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करके निकाले, इट विल ऑल्सो गिव द सेम आंसर 10 केल्विन। तो यहाँ पर टेम्परेचर के चेंज के वैल्यू को डिपिक्ट करना है। KB इज द कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन में हमेशा KB का वैल्यू प्रोवाइडेड रहता है। WB मास ऑफ दिस सॉल्यूट, यहाँ पर ये सॉल्यूट के मास को वैल्यू पुट करना है,
मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट। इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी को पूछेगा और बाकी सारा दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग एज इट इज इसको पुट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपली मोलैलिटी को निकालने बोला जाए तो ये हम लोग मोलैलिटी को यहां से इक्वेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसको एवेलियोस्कोपी भी कहते हैं। We will now move towards our third topic, that is depression in freezing point. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कम हो जाना किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। जैसा हमने देखा एक प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर लो हो जाता है, और वेपर प्रेशर के लो होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता था, जिसके कारण हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली उसका रिवर्स इफेक्ट होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं प्योर सॉल्वेंट में और वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो उस बने हुए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम हो जाता है। इसलिए हमारा टॉपिक नेक्स्ट बना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो नॉर्मल डेफिनेशन में सभी बच्चे जानते होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल मीनिंग हम लोग कहते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस फ्रीज कर जाए। नॉर्मली हम लोग लिक्विड के लिए इसको कंसीडर करते हैं, गैस के लिए भी हम लोग ये बोल सकते हैं। तो कोई लिक्विड या गैस जिस टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाता है उसको कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ हम लोग किसी लिक्विड को कंसीडर करेंगे क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं। तो कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर फ्रीज करता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ये एक जनरल सा डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग बता सकते हैं कोई भी लिक्विड, एनी लिक्विड, लेट्स कंसीडर वाटर या एनी लिक्विड का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में जो हो, when it becomes equal to vapor pressure in its solid state, vapor pressure in its solid state, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो उसके लिक्विड स्टेट में है वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है उस लिक्विड के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है। इसी टेक्निकल डेफिनेशन के हेल्प से हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर से ग्राफिकली इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हाउ ग्राफिकली इट कैन बी एक्सप्लेन। फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगेन हम लोग कंसीडर करते हैं दिस एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द टेम्परेचर एंड दिस इंडिकेट्स द प्रेशर और वेपर प्रेशर। हम लोगों को वेपर प्रेशर को किसी लिक्विड का सॉलिड के साथ कोरिलेट करना है जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता चले। तो लेट्स कंसीडर, पहले हम लोग ये देखते हैं कि सॉलिड का वेपर प्रेशर को ग्राफ में इंडिकेट करेंगे तो वो क्या होगा। तो एवरीबॉडी नोज सॉलिड का वेपर प्रेशर अपना बहुत कम होता है, होता जरूर है। बहुत लोग कहोगे कि सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे होगा, तो वो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। अगर हम लोग ग्राफ में उसको इंडिकेट करें, लेट्स कंसीडर किसी एक टेम्परेचर पर कोई सॉलिड का वेपर प्रेशर था तो वो काफी स्टीपली नीचे की ओर आएगा क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस। अब उसी लिक्विड का, जैसे आइस एंड वाटर, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में है, तो उसी के लिक्विड को हम लोग धीरे धीरे फ्रीज करना शुरू करेंगे। फ्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर उसका डाउन आएगा, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग कम करेंगे तो जो भी नॉर्मल वेपर प्रेशर था उस लिक्विड का वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर वो सॉलिड के वेपर प्रेशर को कट करेगा, टच करेगा, वही बन जाएगा उस लिक्विड के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट। लेट्स कंसीडर वाटर है ये, वाटर के कोई सर्टेन टेम्परेचर पर उसका अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा। उस वाटर को हम लोग
टेम्परेचर को रिड्यूस करना शुरू करेंगे, और टेम्परेचर को जैसे जैसे उसका हम लोग रिड्यूस करना शुरू करेंगे, धीरे 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 उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और सॉलिड के वेपर प्रेशर को ये यहाँ कट करेगा। तो जहां पर उसने सॉलिड के वेपर प्रेशर को कट किया, दिस विल बी कंसीडर्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए हम लोग इसको TF से लिख कर दिखाएंगे, और प्योर वाटर के लिए है, इसलिए यहां पर हम लोग डालेंगे डिग्री। ठीक है, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हमने उस लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया। लेट्स कंसीडर हमने वाटर में अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, शुगर को मिक्स किया। तो सभी लोग जानते हो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिक्स करते हैं, वेपर प्रेशर रिड्यूसेस। तो सेम टेम्परेचर पर अब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेट्स कंसीडर ये उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी नॉर्मल स्टेट में कम है। अब इसके टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग डाउन करना शुरू करेंगे, ये सॉलिड के ग्राफ को कहीं ना कहीं आकर कट करेगा। तो लेट्स कंसीडर ये सॉलिड के ग्राफ को यहां कट करता है। तो ये ग्राफ को हम लोग इस बेस लाइन से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा वो वाटर जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसने इस सॉलिड के ग्राफ को यहां पर कट किया। ये इंडिकेट करेगा अब उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे TF। ठीक है, तो ये सॉलिड है, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, एंड दिस इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। यहां पर प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट है। इन दोनों में जो ये डिफरेंस है, इनके बीच में ये जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग डेल्टा TF बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस। और ये डिफरेंस जो है वो लोअर हो गया। ग्राफ को देखोगे हम लोग बैकवर्ड आए हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो हो गया। तो इसी फ्रीजिंग पॉइंट के लो हो जाने को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम लोग इस डेल्टा TF को रिप्रेजेंट करें, डेल्टा TF अपॉन डिफरेंस को निकालने का सिंपल सा तरीका है, हाइयर को लोअर से माइनस कर दें। तो हाइयर हमारा टेम्परेचर है T डिग्री F माइनस TF। ये इंडिकेट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर में चेंज क्यों हुआ, डेल्टा TF क्यों हुआ? तो फिर से सॉल्यूट का अमाउंट जो प्योर सॉल्वेंट में घुल गया, उसके कारण उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया। तो अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इन ग्राम, और प्योर सॉल्वेंट के मास को कंसीडर कर रहे हैं, तो अगेन हम लोग यहाँ पर टर्म हमारा आता है मोलैलिटी। तो यानी कि ये टेम्परेचर का जो भी चेंजेस आया, डिप्रेशन आया, वो आया ड्यू टू द मोलैलिटी। बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे, दोनों केसेस में मोलैलिटी को कंसीडर क्यों किया गया? बिकॉज मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये मोलैलिटी होता तो मोलैलिटी में हम लोग टेम्परेचर को जैसे जैसे फ्लक्चुएट करेंगे, वैल्यू ऑफ मोलैलिटी चेंजेस, बिकॉज मोलैलिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। लेकिन मोलैलिटी जो है वो मास पर डिपेंडेंट है, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से मास में कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आता है। इसलिए जितने भी केमिस्ट थे उन लोगों ने मोलैलिटी को कंसीडर करके इक्वेशन को सॉल्व किया था। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मोलैलिटी लिया। और टेक्निकली यहाँ देखोगे तो प्योर सॉल्वेंट लिया है, उसका एक सर्टेन मास लिया होगा हम लोगों ने, और उसमें सॉल्यूट के सर्टेन मास को मिक्स किया होगा। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास को जिस कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं वो मोलैलिटी है। देयरफॉर मोलैलिटी को यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। अब हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, जहां KF बराबर where KF इक्वल्स टू ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्रायो, इट इज अगेन अ लैटिन वर्ड। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। क्योंकि ये सारा टॉपिक हम लोग लो टेम्परेचर के लिए पढ़ रहे हैं,
तो इस कांस्टेंट को इसलिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा गया। और हर एक सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के लिए Kf का वैल्यू गिवन रहता है क्वेश्चन में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। Kb Kf दोनों का वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगा। अगर हम लोग इसको फिर से फर्दर सॉल्व करें, m मोलैलिटी, इसको हम लोग इक्वेट कर दें अगर, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू Kb इंटू मोलैलिटी मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम लोग सॉल्वेंट के मास को केजी में पुट करेंगे तो ये लिखेंगे, अगर इसको ग्राम में पुट करते हैं डेल्टा TF KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। दिस विल बिकम द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दोगे, डेल्टा TF चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज को इंडिकेट कर रहे हैं। और फिर से मैंने जैसा बताया था, टेम्परेचर चेंज को हमेशा हम लोग यहाँ पर केल्विन में पुट करेंगे। किसी भी यूनिट में दिया हो तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में, फॉरेनहाइट में, रैंकिंग में, र्यूमन में, ऑलवेज द मैथमेटिकल वैल्यू विल बिकम सेम, वो हमेशा सेम ही आएगा। यहाँ केल्विन में पुट करना है। Kb का वैल्यू गिवन होता है, WB मास ऑफ द सॉल्यूट क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा, इनटू 1000 अपॉन MB मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो कोई एक निकालने बोला जाएगा इसमें से, और दूसरे बाकी सभी का वैल्यू वहां पर गिवन रहेगा। वहां पर किसी भी वैल्यू को पुट करके किसी नेक्स्ट क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर दिस इज द graphical presentation of depression in freezing point, and this was the third topic for colligative property, that is depression in freezing point. तो हम लोगों ने आज 3 टॉपिक को कवर किया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोसिस। उस ऑस्मोसिस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको भी डील करना है। और उसके अलावे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक पीछे हमने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म्स को छोड़कर, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर फॉर द डे।